चलिए, हाँ तो नमस्ते बच्चों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो आज का चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव के थ्रू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर 1 का कौन नंबर। चैप्टर 1 का कौन नंबर पढ़ते हैं। इसका चैप्टर 1 का कौन नंबर का जो है चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में जो है ना अपना लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। और इसमें से मानव निर्मित संसाधन के बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें भूमि के बारे में, ठीक है, भूमि के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे जल के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे खनिज के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे ऊर्जा। उसके बाद वन के बारे में पढ़ेंगे। भूमि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन और वन संसाधन के बारे में इस चैप्टर में अपना लोग पूरे चैप्टर में इसी सब का बात अपना लोग करने वाले हैं। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहला अपना लोग का टॉपिक है भूमि संसाधन के बारे में। तो चलिए भूमि संसाधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं अपना लोग। तो भूमि संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आता है भूमि संसाधन कहते हैं किसको है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले यह बात रखिएगा, भूमि जो है यह प्राकृतिक संसाधन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि भूमि कौन सा संसाधन है। तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है। इसका परिभाषा देख लीजिएगा एक बार। कहते हैं, परिभाषा भी रहने दीजिए, पहले इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट देखिए, ठीक है। कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। कृषि जो है, अगर मान के चलिए अगर भूमि ना हो हम लोगों को, तो क्या हम लोग कृषि कर पाएंगे, खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भूमि रहेगा तब तो मछली पालन होगा, पशुपालन होगा कि नहीं? भूमि रहेगा तब तो पशुपालन, मछली पालन और अन्य जीव भी रहेंगे भूमि पर। तो इसीलिए इसे मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। भूमि को मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से मौलिक संसाधन किसे कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 4 गो, उसमें से एक सही रहेगा, जो कि रहेगा भूमि संसाधन को मौलिक संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। संचार मतलब होता है कि जैसे कि आप अपना लोगों को किसी को मैसेज करना है, कोई चीज़ मैसेज भेजना है, तो वो मैसेज उसके अगले पार्टी के पास कैसे जाता है, तो उसके लिए संचार। उसी को देखते हैं होंगे कभी कभी जो है कि रोड आर के बगल उगल में बड़ा सा गड्ढा खून के वायर गिराया जाता है। तो क्या गिराया जाता है? वायर गिराया जाता है, मतलब तार के। वह जो है ना वो एक संसाधन, संचार का संसाधन बनाता है, जिससे कि हम लोग जैसे मैसेज करते हैं तो अगला पर्सन के पास पहुंच जाता है। ये एक संचार है। क्या है? इसको संचार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थिक क्रियाएं, जैसे कि जीवन हो गया। अगर हम भूमि ना रहे तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं होगा। अगर भूमि ना रहे तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं होगा। परिवहन, ठीक है, खनन, मत्स्य यानी कि पशुचारण के लिए भी हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और ये सारे आर्थिक क्रियाएं मौलिक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि भूमि संसाधन को मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि एक नवीनीकरणीय संसाधन है। पहले हमें बताइए कि नवीनीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो नवीनीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हमें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीनीय संसाधन कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि मिट्टी, एक जगह से मिट्टी काटेंगे तो फिर से वहां से मिट्टी प्राप्त हो सकता है या नहीं? मिट्टी प्राप्त हो जाएगा फिर से। तो इसीलिए इसे नवीनीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। भूमि को नवीनीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के भूमि का भौतिक स्वरूप। भारत के जो भूमि है इसका भौतिक स्वरूप क्या क्या है? मान के लिए कि भारत की जो भूमि है ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, कहाँ कहाँ पर बन सकता है, तो कौन कई प्रकार के होते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, ये बात। भारत के भूमि का भौतिक स्वरूप, इसका क्या स्वरूप है, कितने स्वरूप है, कैसे जो है ना भूमि बना धरती पर, वो इसके बारे में। तो पहला होता है मैदानीय क्षेत्र। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैदानीय क्षेत्र, जो कि पूरे अपना पृथ्वी का क्षेत्रफल का 43% जो है 43% मैदानीय क्षेत्र है।
पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल का 43% जो है मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र, पूरे पृथ्वी का 30% जो है वह पर्वतीय क्षेत्र है। पूरे पृथ्वी पर 30% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद होता है पठार, पठार जो है यह 27% होता है। कितना प्रतिशत, यह 27% है। कृषि मैदान, जैसे कि मैदान हो गया, मैदान क्षेत्र पे अपना लोग क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। कृषि यानी कि किसान जो खेती कर सकता है, ठीक है, औद्योगिक कर सकता है, बड़े बड़े कारखाना खोल सकता है, उसका उपयोग में लाया जा सकता है। तो मैदान क्षेत्र में क्या कर सकता है, किसका मैदानी क्षेत्र में कृषि का उपयोग किया जा सकता है। कृषि हो सकता है, उद्योग हो सकता है, और पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे बड़ा बड़ा पहाड़ है, ठीक है, उस क्षेत्र में क्या सब हो सकता है, जहाँ बड़ा बड़ा पहाड़ है उस क्षेत्र में क्या सब हो सकता है। यह जो है नदी जो निकलता है, ये पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है। नदी कहाँ से निकलता है, पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है। यह नदी के लिए क्या था, ये नदी पर्वतीय क्षेत्र जो होता है नदी के लिए उपयोगी होता है, और पर्यटन मतलब देखिए, पर्वतीय क्षेत्र जो है नदी के लिए उपयोगी होता है, और पर्यटन के लिए पर्यटन मतलब होता है कि घूमने के लिए। पर्वतीय क्षेत्र पर घूमने के लिए जाता है बहुत आदमी, इसे कहते हैं पर्यटन। घूमने के लिए पर्वतीय क्षेत्र होता है, और नदी के बहाव के लिए, परिवहन के लिए, नदी के परिवहन के लिए पर्वतीय क्षेत्र होता है, ठीक है। पर्यटन के लिए, घूमने के लिए पर्वतीय क्षेत्र होता है। ये यहाँ पर यही सब चीज हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्र में नदी का परिवहन के लिए, ठीक है, पर्यटन के लिए, यह सब पर्वतीय क्षेत्र में होता है। पठार क्षेत्र, पठार देखिए समतल जो होता है उसे कहते हैं मैदानी क्षेत्र। जो समतल होता है उसे मैदानी क्षेत्र, जो पहाड़ टाइप का होता है उसे पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। पहाड़ टाइप का जो होता है पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिएगा, कभी कभी जो पर्वत का छोटा भाग होता है उसे पठार कहा जाता है। जैसे कि ये मान लेते हैं, ये छोटा भाग है, पर्वत का छोटा भाग को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। तो पठार क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, पठार क्षेत्र में खनिज हो सकता है, जीवाश्म हो सकता है, ठीक है, वन हो सकते हैं। पठार क्षेत्र में ज्यादा आपको जीवाश्म मिलेंगे, खनिज मिलेंगे। मान के चलो कोयला ज्यादातर कहाँ मिलेगा, कोयला क्या है, खनिज है। कोयला कहाँ मिलेगा, पठार क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा आपको। कोयला कहाँ मिलेगा, पठार क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। जैसे कोई खनिज हो गया, आपको खनिज मिलेगा पठार क्षेत्र में, ठीक है। जीवाश्म हो गया, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म मिलेगा। और क्या कहते हैं, वन भी मिलेगा। ज्यादातर आपको पठार क्षेत्र में ही वन मिलेगा, ठीक है। पठार क्षेत्र में क्या क्या मिलेगा, खनिज, जीवाश्म, ठीक है। वन के लिए ये ज्यादा उपयोगी है, खनिज के लिए, जीवाश्म के लिए, वन के लिए। तो जीवाश्म जो बहुतों साल जो है ना, उसमें जीव जो है दब के मर के वो क्या बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं, जिससे हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आ गया। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि चैप्टर यह है प्राकृतिक संसाधन। इसका पहला चैप्टर का कौन नंबर है, ये संसाधन के बारे में अगर अपना लोग जाने तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में अपना लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो भूमि पढ़ना है, भूमि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वन संसाधन, ये सब के बारे में पढ़ना है। इसमें यह टॉपिक है, यह सब चीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपना लोग देखें भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। भूमि संसाधन को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। उसके बाद भूमि संसाधन को मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। भूमि संसाधन को मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। भूमि एक नवीकरणीय संसाधन है। भूमि एक नवीकरणीय संसाधन है। भारत की भूमि का भौतिक स्वरूप यानी कि भौतिक भूमि जो है, भारत का भूमि भौतिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, भौतिक रूप से कितने प्रकार के हैं। तो भौतिक रूप से 3 प्रकार के हैं, मैदानीय क्षेत्र, पठार क्षेत्र, मैदानीय क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र और पठार क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र पूरे पृथ्वी का, जितना पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका 43% मैदान है। मैदान मतलब समतल, जहाँ पर हम लोग घर बना के रह सकते हैं और कृषि मतलब कि खेती किया जा सकता है, कृषि उद्योग हो सकता है, यह सब चीज हो सकता है। तो समतल सतह पे ही कृषि हो सकता है, खेती हो सकता है। उबड़ खाबड़ चीज में होगा,
ऊपर खापर, कहीं पर बड़ा, बहुत बड़ा ऊंचा है, कहीं पर बहुत नीचे है, तो बताओ इसमें खेती होगा क्या? इसमें घर बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते हैं। तो समतल में, यानी कि समतल जगह पर, यानी कि मैदानी क्षेत्र में हम लोग कृषि का उपयोग करते हैं, कृषि में उपयोग करते हैं, उद्योग में उपयोग करते हैं। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र यह होता है नदी के प्रवाह के लिए, नदी के प्रवाह के लिए और पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए यह जगह बहुत अच्छा होता है। पठार क्षेत्र, पठार क्षेत्र पर्वत का ही छोटा भाग को पठार क्षेत्र कहा जाता है, पर्वत के ही छोटा भाग को पठार कहा जाता है। यह होता है खनिज जीवाश्म वन के लिए काफी उपयोगी होता है, खनिज के लिए, जीवाश्म के लिए, वन के लिए, यह सब चीजें काफी उपयोगी होता है। नेक्स्ट, उसके बाद का टॉपिक है मैदान कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी होते हैं। मैदान क्षेत्र जो होते हैं वह कृषि के लिए, जो बात हम पीछे बताएं आपको, ये मैदान क्षेत्र के लिए उपयोगी होते हैं और ये जो होते हैं उद्योग के लिए उपयोगी होते हैं। मैदान कृषि एवं उद्योग, ठीक है, मैदान क्षेत्र जो होते हैं कृषि के लिए एवं उद्योगों के लिए उपयोगी होते हैं। मैदान क्षेत्र कृषि करने के लिए, उद्योग करने के लिए, ये सब चीज करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं, उपयोगी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत बरमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हेतु पर्यटन विकास के लिए उपयोगी होते हैं। वही बात, पर्वत जो है, पर्वतीय क्षेत्र जो है, ये जो है नदी के प्रवाह, यानी कि बारमाही, मतलब कि हमेशा जो नदी बहते रहते हैं, 12 माह जो नदी बहते रहते हैं, उसके प्रवाह के लिए, नदियों का प्रवाह के लिए पर्वतीय क्षेत्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और पर्यटन के लिए, मतलब कि घूमने फिरने के लिए पहाड़ी क्षेत्र बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पठार में खनिज जीवाश्म ईंधन, ठीक है, पठार में खनिज जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित होते हैं। पठार क्षेत्र में खनिज अधिक मिलेंगे आपको, जीवाश्म ईंधन अधिक मिलेंगे। पठार क्षेत्र में ही आपको वन सब ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, पेड़ पौधे ये सब ज्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको। कहाँ? तो पठारीय क्षेत्र में वन सब ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, खनिज मिलेगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन मिलेगा और वन संपदा के लिए कोष संचित है। पठार क्षेत्र में आपको खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन क्षेत्र ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके लिए यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है। मिट्टी देखिए क्या होता है, मिट्टी किसे कहते हैं, मतलब कि मृदा किसे कहते हैं? असंगठित पदार्थों से निर्मित पदार्थ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, पतली परत है, वही मृदा कहलाती है, वही मिट्टी कहलाती है। असंगठित पदार्थों मतलब कि अलग अलग पदार्थों से, बहुत सारे अलग अलग पदार्थों, बहुत चट्टाने, बहुत खनिज लवण, बहुत पेड़ पौधे सर गल के क्या बन जाते हैं, मिट्टी का रूप ले लेते हैं, मृदा का रूप ले लेते हैं। असंगठित, यहाँ पर लिखा गया असंगठित पदार्थ से निर्मित पदार्थ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी जो परत होती है, ठीक है, पतली परत मृदा कहलाती है, मतलब कि मिट्टी कहलाती है। पृथ्वी की डायरेक्ट एक भाषा में परिभाषा बोलना है, एक लाइन में परिभाषा बोलना है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। यह बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है, असंगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसे मृदा कहते हैं, जिसे मिट्टी कहलाती है, मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण होते कैसे, मृदा बनते कैसे? तो चट्टानों, बहुत बड़े बड़े चट्टान जो टूट फूट के छोटे छोटे कण में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, समय के अनुसार समय बीतते जाता है, लाखों करोड़ों साल लगने के बाद जो किस में बदल जाता है, मिट्टी में बदल जाता है, मृदा में बदल जाता है। करोड़ों लाखों साल, एक जरा सा मिट्टी, कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए, 20 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। 20 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी बनने में बहुत साल लग जाते हैं। ये जो चट्टानों को टूटने फूटने से, ये जो बड़े बड़े चट्टान वो टूट फूट के छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाते हैं, और समय के अनुसार भौतिक रासायनिक परिवर्तन उसमें होते हैं, तो परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। और जैविक परिवर्तन भी होते हैं, जिसके कारण से वो मृदा का निर्माण ले लेता है, मृदा का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण से वो मृदा में बदल जाते हैं, मतलब कि मिट्टी में बदल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर समझो मिट्टी ना रहे, अगर मिट्टी ना रहे, बताओ हम लोगों का जीवन संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं। परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, मृदा हम लोगों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका मृदा नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। यह सब ऑब्जेक्टिव में आपको खूब पूछे जाते हैं कि मृदा जो है कौन प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन, तो मृदा नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मृदा को जीवन तंत्र भी कहा जाता है। मृदा का जीवन तंत्र, मृदा को जो है इनकी मिट्टी को जीवन तंत्र कहा जाता है। अगर मान के चलो मिट्टी ना हो, मृदा ना हो, तो क्या हम लोग खेती कर पाएंगे? क्या किसान खेती कर पाएंगे? उद्योग लगा पाएंगे? और जब जो है बिजनेसमैन करने वाला उद्योग और जो करते हैं, क्या वो उद्योग कर पाएंगे? मृदा हमारे लिए, इसीलिए जो है मृदा हमारे लिए जीवन तंत्र भी कहा जाता है। मृदा को हमारे जीवन के जीवन तंत्र भी कहा जाता है। हमारे लिए जीवन तंत्र है ये मृदा, मिट्टी का निर्माण के कारण, यानी कि मृदा का निर्माण के कारण। अब देखिए मिट्टी जैसे निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसका कौन कौन कारण है, इसका कारक क्या है, कौन कौन कारण से ये जो मिट्टी का निर्माण होता है। पहला उच्चवाच को या धराकृति, ठीक है, उच्चवाच या धराकृति, ठीक है। उच्चवाच मतलब कि मिट्टी का निर्माण जो है वो पृथ्वी के आकार पर भी डिपेंड करता है, पृथ्वी के आकार पर भी निर्भर करता है। किस तरह का पृथ्वी है उस टाइप का वहां पर, उस प्रकार का वहां पर मिट्टी बनेगा, ठीक है। उसके बाद मूल शैली या चट्टान, मूल शैली कहो या तो फिर चट्टान को, मूल शैली को ही चट्टान कहा जाता है। चट्टान के आधार पर, चट्टान जो होते छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के वह क्या होते हैं, लाखों करोड़ों साल के बाद वो क्या हो जाते हैं, वह मृदा में बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जलवायु के आधार पर भी मिट्टी जो होते हैं, मृदा जो होते हैं मिट्टी बनते हैं। जलवायु के आधार पर भी, कहीं पर गर्म जलवायु होता है, कहीं पर ठंडा जलवायु होता है, इसके अनुसार भी मृदा बनते हैं, इसके अनुसार भी मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर कौन सा मिट्टी बनेगा ये वहाँ का जो है जलवायु पर निर्भर करता है, वहाँ का आकृति पर निर्भर करता है, वहाँ के चट्टान पर निर्भर करता है, यह सब पर निर्भर करता है वहाँ का जलवायु। वनस्पति के आधार पर भी मिट्टी बनते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं सर गल पच के क्या हो जाते हैं, वह मिट्टी का निर्माण हो जाते हैं, मिट्टी की तरह बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। बहुत सारे वनस्पति पेड़ पत्ती और जो पेड़ के पत्ती उत्ती होते हैं, सर गल के लाखों करोड़ों साल के बाद वो क्या किस में बदल जाते हैं, मृदा में बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं। उसके बाद खनिज के कण से भी होते हैं, ठीक है। खनिज के कण के कारण भी मृदा का निर्माण होते हैं, और समय के कारण लाखों करोड़ों साल के बाद जो है ना मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो समय इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन मृदा का निर्माण का कारक है, तो आपको 3 गो गलत दे देगा और 1 गो आपको सही दे देगा। आपको इसमें से जो पढ़े हैं उसमें टिक आउट कर लीजिए, या तो तीनों आपको सही दे देगा और चौथा में दे देगा सभी, तो आप किस में मारिएगा, सभी में मार दीजिएगा। अगर इसमें से 3 गो रहेगा तो 3 वो में रहेगा सभी, तो सभी में टिक आउट कर दीजिए। इसमें से सभी है, मृदा के निर्माण का कारक इनमें से सभी है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि मृदा जो है जीवन, हमारे जीवन के लिए क्या कहा जाता है, तो जीवन तंत्र कहा जाता है। मृदा नवीनीकरण संसाधन है, मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि उद्योग में लाया जाता है। उस क्षेत्र को, मैदानी क्षेत्र को कृषि उद्योग में उपयोग किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र को नदियों के प्रवाह के लिए किया जाता है, पर्यटन के लिए किया जाता है, घूमने फिरने के लिए किया जाता है। पठार क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा को संचित होते हैं। इसमें वन, जीवाश्म, खनिज ये सब आपको मिलेंगे पठारीय क्षेत्र में। उसके बाद मृदा असंगठित पदार्थ से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग पदार्थ से मिल करके क्या बनते हैं, मृदा बनते हैं, मतलब कि मिट्टी बनते हैं। उसके बाद चट्टानों के टूटने फूटने से भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होते हैं। बहुत सारे चट्टान जो होते हैं छोटे छोटे कण में टूट के वो किसका रूप लेते हैं, मिट्टी का रूप ले लेते हैं, मृदा का रूप ले लेते हैं। और मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा नवीनीकरण का प्राकृतिक संसाधन भी है। मृदा को जीवन तंत्र भी कहा जाता है। मृदा का निर्माण का कारक आप लोग देख लें, उच्चवाच एवं धराकृति मतलब कि पृथ्वी के आकार का भी, मृदा वहाँ का जो आकार है धरातल का, उसके आकार से भी मिट्टी का निर्माण होता है। जैसा आकृति होगा वैसा वहाँ पर मिट्टी बनेगा।
मूल शैली या चट्टान, मूल शैली को या चट्टान, चट्टान के कारण से भी, चट्टान भी इसका मुख्य कारण है कि जिसके कारण से ये मृदा बनते हैं। जलवायु के कारण से भी बनते हैं मृदा, मिट्टी जलवायु के कारण से भी बनते हैं, वनस्पति के कारण से भी बनते हैं, और जैव पदार्थ के कारण से भी बनते हैं, खनिज के कारण से भी बनते हैं, और लगातार नियंत्रित समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जैविक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण से मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। अभी पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है मृदा। मृदा 6 प्रकार के होते हैं। मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो मृदा 6 प्रकार के होते हैं। तो मृदा जो है, मृदा गठन के आधार पर, रंग के आधार पर, गठन के आधार पर मृदा जो है 6 प्रकार के होते हैं। गठन के आधार पर, रंग के आधार पर, और एक है और गुण के आधार पर। मृदा कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। मृदा जो है मिट्टी, यानी कि मिट्टी जो है गठन के आधार पर, रंग के आधार पर और गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मृदा। उसके बाद होता है काली मृदा, ठीक है। उसके बाद होता है लाल एवं पीला मृदा, ठीक है। उसके बाद चौथा में लेटराइट मृदा। उसके बाद 5वां होता है मरुस्थलीय मृदा। छठा होता है पर्वतीय मृदा। यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मृदा जो है, जो गठन एवं रंग या गुण के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीला मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। ये सब 6 प्रकार के मृदा अपना लोग देखे हैं, और 6 प्रकार को एक एक करके सबको पढ़ेंगे। 6 प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना लोग पढ़ने वाले हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। किसके बारे में? तो जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जलोढ़ मृदा कहते हैं किसको है? जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? जलोढ़ मृदा से क्या क्या उपजाया जा सकता है? यह सब के बारे में पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहा के लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदी जो बहा कर मृदा को लाया, मिट्टी को लाया है, उसी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में होते हैं। जलोढ़ मृदा जो है ये जो है बालू, सिल्ट, ये सबसे मिलके बना होते हैं। हाँ, सिल्ट, बालू और सिल्ट से मिलकर के क्या होते हैं? बना होते हैं, एवं मृतकों के विभिन्न अनुपातों से बने होते हैं। जल में, नदियों में बहुत सारे जीव पक्षी का मृत्यु हो जाते हैं। उसके कारण से भी वह नीचे मिट्टी में बैठ जाते हैं, और जिसके कारण से वो क्या होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण में सहायक हो जाते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है, मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होते हैं। जलोढ़ मृदा ज़्यादातर बिहार में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा हम लोगों के इधर जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं, जलोढ़ मृदा होते हैं, और भी मृदा इधर उधर नहीं पाया जाता है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर बिहार में जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला, जलोढ़ मिट्टी का रंग जो होता है धुंधला से लेकर लीमा मतलब कि थोड़ा लाल, धुंधला होते हैं। लीमा मतलब कि थोड़ा लाल एवं भूरे रंग का होते हैं। कुल मिला के ये जो है ललिमा, वही ललिमा जो थोड़ा लाल, लीमा मतलब कि थोड़ा लाल, पूरे रूप से ये कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। ये जो थोड़ा धुंधला होते हैं, थोड़ा धुंधला टाइप का होते हैं, और थोड़ा लाल टाइप का होते हैं, और कुल मिला के ये होते हैं थोड़ा सा भूरे रंग के होते हैं। कुल मिला के ये भूरे रंग के मिट्टी, जलोढ़ मृदा जो होते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं वह भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बांगर, एक होता है खादर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। एक बार कई बार एग्जाम में आया है कि बांगर और खादर से आप क्या समझते हैं? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी से आप क्या समझते हैं? ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कहेगा बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर लिखिए, तो यही बातें सब लिख देना है, बात कुछ नहीं है। और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिल जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो जलोढ़ मृदा जो है 2 प्रकार के होते हैं। बांगर और खादर। तो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा जो बहुत पहले नदियों द्वारा बहा कर लाया गया मृदा है, वो जो पुराने हो चुके हैं उसे क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर
कहा जाता है, उसे बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बहुत दिन पहले जो है ना क्या कहते हैं, नदी द्वारा बहा कर लाया गया मृदा, बहुत दिन हो गया, उसको कहा जाता है, पुराने हो चुके हैं, तो उसको कहते हैं कौन सा मृदा कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। उसमें जलोढ़ मृदा में क्या होते हैं, कंकड़ और बजरी जो होते हैं उसमें ज्यादातर होते हैं, क्योंकि वो नदियों द्वारा बहा कर लाया गया मिट्टी होता है, इसीलिए उसमें कंकड़ ज्यादा होगा और जो है बजरा ज्यादा होगा, जिसको बजरी कहा जाता है। ठीक है, कंकड़ और बजरा अधिक मात्रा में होता है कौन सा मिट्टी में? बांगर मिट्टी। पुराने मिट्टी जो होते हैं, पुराने मिट्टी में कंकर बजरा अधिक मात्रा में होते हैं। पुराने मिट्टी में कंकर और बजरा क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होते हैं, क्या वो पुराने हो चुके, उसमें कंकर उनकर बहुत सारे कुछ मिल जाते हैं, तो जिसके कारण से उसमें क्या अधिक मात्रा में होता है? तो कंकर और बजरा अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किस मिट्टी में कंकर अधिक पाया जाता है, किस मिट्टी में कंकर अधिक मिलता है? तो बांगर मिट्टी में कंकर अधिक मिलता है, क्योंकि ये पुराने मिट्टी यानी कि पुराने नदियों द्वारा जो लाया गया मिट्टी है उसमें यह कंकड़ ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। जो नदियों द्वारा लाया गया मृदा नया नहीं है, मतलब कि नया मृदा है, ठीक है, नया मिट्टी है, उसे खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। नवीन जलोढ़ मृदा मतलब कि नया जो बहा के लाया गया मिट्टी है नदियों द्वारा, उसे क्या कहते हैं? खादर मृदा कहा जाता है। जैसे कि इसमें जो है खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। इसमें ज्यादातर आपको बालू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ज्यादातर इसमें बालू मिलेंगे। इसमें गिट्टी कंकड़ उतना नहीं मिलेंगे, पत्थर कंकड़ इसमें उतना नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नया मृदा होता है, और नए मृदा में जो है मिट्टी द्वारा नदियों द्वारा जो बहा कर लाया जाता है उसमें कंकड़ की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें बालू की मात्रा अधिक होते हैं। लेकिन बांगर मिट्टी में बालू की मात्रा नहीं होते हैं, या बालू पुराने हो जाते हैं मृदा, या नदियों द्वारा पुराने मिट्टी नदियों द्वारा लाया गया है, नदियों के द्वारा जो लाया गया है पुराने हो चुके हैं मृदा होते हैं, जो कि वो बालू जो होते हैं धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाते हैं। तो इसमें बांगर में जो है क्या कहते हैं, बालू की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे किसमें बदल जाते हैं? धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाते हैं। इसमें बांगर में क्या होते हैं? बालू की मात्रा नहीं होते हैं। इसमें ज्यादातर आपको कंकड़ मिलेंगे, ठीक है, बजरी मिलेंगे, ठीक ना, बांगर में। और खादर में ऐसा नहीं था। खादर में आपको ये नई मिट्टी होती है, नई मृदा होती है, और इसमें आपको ज्यादातर बालू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ज्यादातर बालू मिलेंगे। इसमें गिट्टी कंकड़ पत्थर उतना आपको नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से इसमें ज्यादातर आपको बालू मिलेंगे। ठीक है, आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पर अपना लोग चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। आपको जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मिट्टी जो हो, उसमें जो है आपको पोटास अधिक मात्रा में मिलेगा, पोटास की मात्रा अधिक मिलेगा, फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलेगा, और आपको चूना जैसे तत्व का मात्रा उसमें आपको अधिक मिलेगा। जबकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसमें यूरिया डाला जाता है और गोबर की खाद डाला जाता है। यूरिया डाला जाता है, गोबर की खाद डाला जाता है। जैविक पदार्थ का भी इसमें कमी होती है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन की कमी किस मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। नाइट्रोजन की कमी किस मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। और जैविक पदार्थ की कमी किस मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो पोटास किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है? तो पोटास होता है किसमें? जलोढ़ में होता है। ठीक है, तो ज्यादातर आपको यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में बहुत कम होती है। इसी नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए यूरिया डाला जाता है, गोबर का खाद डाला जाता है, यह सब चीज डाला जाता है नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में क्या क्या सब उपजाया जा सकता है, क्या क्या सब हो सकता है? जलोढ़ मृदा में गन्ना ज्यादातर उपजाया जा सकता है, चावल उपजाया जा सकता है, गेहूं उपजाया जा सकता है, मक्का, दलहन जैसे फसलों के
फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा जो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी यह गन्ना के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और जैसे फसलों के लिए उपयोगी माना जाता है। बिहार में ज़्यादातर आपको देखिएगा गन्ना मिलेगा, गन्ना की खेती मिलेगा, चावल यानी कि धान का खेती मिलेगा, आपको गेहूं का खेती मिलेगा, मक्का की खेती है, दलहन का खेती, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी होते हैं, इसीलिए बिहार में गन्ना की खेती अधिक होगा, चावल का खेती, गेहूं का खेती, मक्का का, दलहन का, यह सब का खेती बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी होता है। भारत में जो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी होता है। अगर बात करें एक हेक्टेयर बच्चों ध्यान रखना, अगर हम बात करें एक हेक्टेयर का तो एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर भारत का मैदान के, तो उत्तर भारत के मैदान अगर बोले तो उत्तर भारत के मैदान में हो गया बिहार, ठीक है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ठीक है, ये सब हो गया। उत्तर भारत का बात करें तो हो गया बिहार, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, ये सब हो गया उत्तर भारत का, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निरपेक्ष से बना है। यह जो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब के द्वारा लाए गए मिट्टी से कौन सा मिट्टी बना? जलोढ़ मिट्टी लाया गया है। इस सब नदियों के द्वारा जो है ना, सिंधु नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कौन सा मिट्टी लाया गया? जलोढ़ मिट्टी को लाया गया उत्तर भारत में, यानी कि बिहार में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब में जो है ना जलोढ़ मिट्टी को लाया गया इस नदी के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका राजस्थान एवं गुजरात में सक्रिय पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार होता है, यानी कि राजस्थान में भी जलोढ़ मृदा का कुछ भाग है। अब देखिएगा, जब मानचित्र में देखिएगा, चित्र मैप में देखिएगा, आपकी किताब में मैप दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से देखिएगा, उसमें से थोड़ा इधर से भी और थोड़ा इधर से भी जलोढ़ मृदा राजस्थान में मिक्स है, मतलब कि थोड़ा बहुत आपको राजस्थान में भी जलोढ़ मृदा मिलेगा, गुजरात में भी आपको जलोढ़ मृदा मिलेगा, ठीक है। जलोढ़ मृदा मतलब हो गया। अच्छा, राजस्थान एवं गुजरात में सरकड़ी माने कि सरकड़ी पट्टी मतलब कि हल्का पट्टी आपको मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी का मिल जाएगा आपको, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में हल्का पट्टी मिल जाएगा, मतलब कि हल्का क्या कहते हैं जलोढ़ मिट्टी आपको मिल जाएगा राजस्थान एवं गुजरात में। आपको किसका? तो जलोढ़ मृदा का। किसका? जलोढ़ मृदा का जो है ना आपको हल्का जो है ना गुजरात में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जलोढ़ मृदा जो है राजस्थान में भी मिल जाएगा आपको, गुजरात में भी मिल जाएगा, हल्का बहुत मिल जाएगा, थोड़ा पट्टी मिल जाएगा आपको जलोढ़ मृदा का। ज़्यादातर आपको राजस्थान में, गुजरात में नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए ये टॉपिक को यहीं पर एंड करते हुए तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।